जो 4 सालों में नहीं कर सके तो अब क्या उम्मीद रखनी मैंने इनसे। मैं दुख तो मुझे मरते दम तक रहेगा जी। दुख लेके जाएंगी आंटी अपने साथ, ये कह रही हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों हिमाचल बहुत गरमाया हुआ है और गरमाने की वजह सिर्फ यही है कि सीबीआई का इतना शोर मचा पिछले 2 महीनों में कि अचानक पूरा प्रदेश उबल पड़ा और सबसे ज़्यादा उबली वो थी भारतीय जनता पार्टी। जो मसला था वो स्वर्गीय विमल नेगी जी की रहस्यमयी मौत से जुड़ा हुआ, और इसके लिए बीजेपी ने अगर 7वें आसमान तक अपनी आवाज़ पहुंचाई तो ये भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी कि जो सत्तारूढ़ कांग्रेस है वो पाताल में धंस जाए। लेकिन ये वही बीजेपी है और ये वही कांग्रेस है जो कई मुद्दों पर चुप रहती है और कई मुद्दों पर इतना गला फाड़ कर ये लोग चिल्लाते हैं मानो सब कुछ इनका इन्हीं मुद्दों पर टिका हुआ हो। ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो विमल नेगी जी की मौत की सीबीआई जांच के जो आदेश थे माननीय कोर्ट ने जारी कर दिए और उसके बाद सरकार ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, कोई अपील नहीं की, कोई फैसला बदलवाने की बात नहीं की। लेकिन इससे पहले जो मौतें हुई हैं जिनके बाबत लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, कई हत्याकांड ऐसे हो जाते हैं, कई मौतें ऐसी हो जाती हैं जिनमें आम आदमी चीख चीख कर मर जाता है, जितना वो मरे हुए को नहीं रोता है जितना वो जांच के लिए रोता है। लेकिन होता क्या है, वो कहते हैं ना कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन यहाँ पर मंजूर सियासत वाली बात आ जा रही है और इस बात से कितना माहौल बदल जाता है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और जब बात सियासत से जुड़ी हुई है तो पहलू भी सियासत का ही रहेगा। आपको याद होगा जो मंडी के सांसद थे पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, उनकी भी मौत हुई थी और वो बीजेपी से ही ताल्लुक रखते थे, बीजेपी के ही सांसद थे। और जब उनकी मौत हुई थी, रहस्यमय परिस्थितियों में भी उनकी मौत हुई थी, तब इसी बीजेपी ने कोई जांच नहीं करवाई थी। और एक दौर ऐसा भी आ गया था कि रामस्वरूप जी की धर्मपत्नी चंपा देवी जी धर्मशाला आई थी और उन्होंने हमारे साथ एक इंटरव्यू किया था। और इस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था, इस फ्लैशबैक में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो प्रेजेंट है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। और क्या क्या था ये ज़रा आप देखें। ये इंटरव्यू तब लिया गया था जब रामस्वरूप शर्मा जी का जो चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध था वो हुआ, लेकिन वहाँ पर बीजेपी का एक भी नेता नहीं पहुँचा था। वो नेता तो कम से कम नहीं पहुँचे थे जो आज की डेट में भी बीजेपी का मुख्य चेहरा माने जाते हैं। तो चंपा जी से क्या बात हुई, अभी उसी सिलसिले में चलते हैं, फ्लैशबैक में चलेंगे, फिर उसके बाद आपको जो वर्तमान है बीजेपी का वो भी दिखाएंगे। तो जरा देखिए कि चंपा देवी जी क्या कह रही है। पिछले कल अंकल च वर्क था ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ थी भी एक भी बीजेपी ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਜਿਆ। नहीं कोई नहीं आया। ਸਹਿ क्या गल रही भी तुहानी सादा दिते हा कि क्या होया? नहीं जी, सादा से देता है। अच्छा। सारे जो सादा देता सभी को बुलाया था और मैं खुद जयराम जी जो बुलाना सर्किट हाउस गई थी, कुती मंडी सर्किट हाउस। अच्छा, मंडी। दोनों बेटों को लेके गई थी, एक इनके दोस्त भी गए थे साथ में। अच्छा। लेकिन वो आए नहीं जी, कोई भी नहीं आया जी। इस बात का मुझे बहुत बहुत दुख हुआ जी। सुन लिया ना, कोई भी नहीं पहुंचा। और ये वही बीजेपी है जो सांसद अपने जो उस वक्त के थे उनके चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध पर भी नहीं पहुंचा था, उनकी मृत्यु के 4 साल बाद भी। अब आगे क्या बोल रही हैं वो भी जरा सुन लीजिए। कि मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया था जी कि कोई भी नहीं आया। पूछ लिया ना कि मेरे पति का क्या गुनाह था। अब बात वही आ जाती है कि आदमी आदमी में तो भेद शरेआम नजर आता है, लेकिन आत्माओं में भी भेद। जो आत्माएं यहाँ से बिछड़ चुकी हैं पृथ्वी लोक से, वहाँ पर भी जो भेद है वो एटलीस्ट यहाँ पर बीजेपी के खाते से सामने नजर आ रहा है। ना आज दिन तक कोई 4 साल में कोई पता चला कि क्या घटना थी, क्या बात हुई। बस मुझे तो बस यही बताया गया कि आप घर जाओ, हम सब जांच सब खुद करेंगे,
लेकिन आज दिन तक 4 सालों में किसी ने कोई बात नहीं की ना। जो बीजेपी मौजूदा दौर में विमल नेगी जी के लिए पूरे कैंडल मार्च निकाल रही है, धरने प्रदर्शन कर रही थी, उसने अपने सांसद के लिए क्या किया, जरा ये भी आंटी जी के मुंह से सुन लीजिए। भरोसा तो आपको पूरा होगा क्योंकि उस दौरान प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार थी, हाँ जी। केंद्र में आपकी सरकार हाँ जी, हाँ थी। जी। फिर ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि क्या प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की या केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, हुआ क्या असल में? किसी ने भी मदद नहीं की जी हमारी। उसी बीजेपी के नेताओं ने रामस्वरूप जी के परिवार के साथ कोई बातचीत नहीं रखी, कोई राफ्ता नहीं रखा, जबकि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार तब सत्तारूढ़ थी। 16 मार्च 2021 को पंडित जी का निधन हुआ था और उसके बाद कब तक हिमाचल में सरकार रही ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जब ये तमाम चीजें हो रही थीं तो पंडित जी उस वक्त के सांसद थे, लेकिन चुप्पी का दामन इन लोगों ने तब थाम लिया था। सांसद एक हाँ एमपी, जी, हाँ जी। और वो भी उस दौर में बीजेपी के एमपी जब कोई टिकट लेना नहीं चाहता था, मंडी से लड़ना नहीं चाहता हाँ था, जी, उस नेता के खिलाफ अगर कुछ ऐसी साजिश भी हुई है हाँ जी। तो कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको दुख नहीं होता इस चीज का? बहुत दुख हुआ जी। मैं 4 साल हो गए जी, मैं ना ठीक ढंग से बैठी ना सो सकी रात को। आज बीजेपी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हमारे हुक्मरान चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यही लोग रहते हैं और इन्हीं से हम लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बंधी होती हैं। न्याय की उम्मीदें भी, विकास की उम्मीदें भी, और हर तरह की उम्मीद का जो एक तार है वो इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर चंपा जी ने उस दौर में ये खुलासा किया था कि मौत की जांच के लिए 16 बार उनका बेटा दिल्ली गया। अब आगे क्या कह रही हैं ये भी सुन लीजिए। तो थोड़ा मुझे भी पता लग गया था हाँ कि तो हम बड़े बड़े चक्कर कट्टे हैं। हाँ जी, हम वो बड़े बहुत बार जी दिल्ली गए, 15-16 बार दिल्ली गए। बेटे को मैंने भेजती रही। आपको पता है हमारे तो रीति रिवाज ऐसे हैं जी कि भाई साल भर कहीं नहीं जाना। हाँ। तो मैं कहीं नहीं गई ना जी। चंपा जी कह रही थी कि मैं तो इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो पति की मौत के बाद करना जरूरी होते हैं। यहाँ पर तो एक माँ ने, एक पत्नी ने वो सारे धर्म निभा दिए थे जो उन्हें समाज के जरिए से, धर्म संस्कृति के लिहाज से जरूरी थे। लेकिन क्या सरकारों के लिए कोई रिवाज नहीं होता? क्या सरकारों के लिए कोई रिवायत नहीं होती? वो भी उस दौर में जब आपका सिटिंग एमपी बैठा हो और उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई हो, तब भी ऐसे आलम थे जिसमें गम ही गम थे। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस विश्वास की बात बीजेपी आज के दौर में कर रही है, तो क्या वो विश्वास उसने उस दौर में कायम रखा था जब वो खुद सत्ता में बैठी हुई थी? ये भी चंपा जी के मुंह से आप सुन लीजिए। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, कैसा षड्यंत्र रचा गया, वो तो भगवान को पता हो गया उनको। लेकिन मैं तो 4 साल से हर रोज मर रही हूँ जी, हर रोज जी, हर रोज मरी हूँ मैं। आंटी जी कह रही है पता नहीं क्या हुआ था, क्या षड्यंत्र था और किस वजह से उनकी मौत हुई। मैं तो रोज मर रही हूँ। और एक औरत का दर्द, एक पत्नी का दर्द, एक माँ का दर्द तब क्यों हल्का हो गया था? सवाल यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि मेरा ये मानना है, या अधिकांश लोगों का ये मानना होगा कि सियासत के लिए सियासत कब तक जरूरी है और उस सियासत की जो कीमत है वो आम आदमी ही क्यों चुकाए। यहाँ पर तो एक सांसद के परिवार को वो कीमत चुकानी पड़ी है आज की डेट में। जब ये डेथ हुई थी तो मैं जयराम जी के पास गई थी। अच्छा। इस बेटे को लेके, आनंद को लेके गई थी। एक अपने जोगिंदर जी हैं हमारे जोगिंदर नगर के, विश्व हिंदू परिषद के, हम 3 आदमी वहाँ गए हुए थे। विश्व हिंदू परिषद से मेरे को एक और लिंक याद आ रहा है कि शर्मा जी आरएसएस के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता रहे। आरएसएस के लिए तो जी उन्होंने अपनी जीवन दे दिया, लेकिन उन्होंने किसी ने ना कोई फोन किया ना पूछा कि क्या बात है। पिछले दिनों सदन की कार्रवाई के दौरान विमल नेगी जी की मौत की जो जांच थी उसकी सीबीआई के लिए बहुत हल्ला मचा था, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह बयान आया था कि अगर उनका परिवार चाहेगा तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। और बीजेपी ये कहती हुई नजर आई कि नेगी जी का जो परिवार है वो लगातार जो सीबीआई जांच की मांग है वो कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं करवा रही।
पर क्या वो दौर बीजेपी के नेता भूल गए जब रामसुख शर्मा जी का निधन हुआ था? ये भी जरा सुन लीजिए कि उस दौर में क्या हुआ था और लगभग 2 महीने पहले जो हमारे साथ इंटरव्यू हुआ था उसमें आंटी जी ने क्या कहा था। सदन में भी चर्चा हुई, सदन में सच बोलते थे ये लोग। अगर हिमाचल के सदन में की भी बात देखो करें, जी इन्होंने बोला, विधानसभा में हाँ वहाँ भी इन्होंने झूठ बोला जी। क्या? क्योंकि मैं गई हुई थी जी, खुद इन्होंने बोला कि परिवार बोलेगा तो जांच होगी, तो मैं गई, मेरा बेटा गया, 3 आदमी हम गए घर से जी, 1 अपनी महीने ही सरकार, अपनी ही सरकार, और सिटिंग एमपी 2 बार के एमपी, और उनके लिए परिवार को दोषी लगे ठहराने जी। ये तो बहुत दुख की बात है। ये इसमें सारे एकजुट थे बीजेपी वाले उस दौर तो में। ऐसा ही होगा। बता दिया कि मैं खुद गई थी, मेरे साथ 3 लोग और भी गए थे, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है उन्होंने। तो सवाल उठना लाजमी है कि फिर ये जो तमाम चीजें, आरोपों की राजनीति जो हो रही है वो ये क्यों हो रही है? क्या हम लोगों की आंखों पर गांधारी की आंखों की तरह पट्टी बांधने की कोई कसम खा के रखी है इन नेताओं ने? ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर बनता है। जब आपने सीबीआई जांच के लिए प्रदेश सरकार को कहा था हाँ जी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई नहीं आया, परिवार ने मांग नहीं नहीं की। कोई, हाँ बस ऐसा ही बोल दिया। आपने तो काउंटर हमने किया? मांग की, कई बार की जी, कई बार मांग की हमने, लेकिन किसी ने बस वो मछली पापोती करे बस। कमोवेश वैसी ही बातें हैं जिस तरह के आरोप अभी तक कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि सदन में झूठ बोला। तो झूठ तो आंटी जी के मुताबिक बहुत जगह पे बोला गया है, ये भी जरा सुन लीजिए। तो अब आप ये बताओ कि मैं खुद गई उधर मतलब शिमला, फिर भी उन्होंने विधानसभा में बोला कि परिवार बोलेगा तब, तो मैं परिवार नहीं थी या मेरे बच्चे परिवार नहीं थे जी। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इनके दिल पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। परिवार बोलेगा तो जांच होगी, यही कहा था इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में। अब सवाल तो चंपा जी का ये भी सही था कि क्या मैं परिवार नहीं थी? क्या जो बच्चे गए उनके साथ सीबीआई जांच की मांग करने, क्या वो परिवार नहीं थे? यहां तक चंपा जी ने कबूल किया था कि पूरी बीजेपी उस वक्त एकजुट थी और यही वजह थी कि जो रामस्वरूप जी की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मतलब इस लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं है जी किसी को। जब इनके पापा की नहीं की इन्होंने कुछ जांच, तो फिर क्या फायदा ऐसे राजनीति से। अब ये राजनेता चाहे किसी भी दल के, इनके ऊपर भरोसा कौन करे? चंपा जी की जरा ये बात भी सुन लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में कोई भरोसे लायक है क्या? कोई नहीं है जी, कोई नहीं, राजनीति में कोई किसी का नहीं है जी। साफ कह दिया कि राजनीति का कोई भरोसा नहीं, राजनीतिज्ञों का कोई भरोसा नहीं। फिर हम और आप लोग किस तरीके से इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा करें? सवाल आपकी झोली में है, ये इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भरोसे की कसौटी पर ही सवारियां निशान उठने शुरू हो जाएं तो फिर भरोसा आखिर आम आदमी करे तो किस पर करे? इसी इंटरव्यू में चंपा जी ने एक बात और कही थी और वो प्रदेश स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई थी, जरा वो भी सुन लीजिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ भी आपकी बात हुई होगी? हाँ जी हुई थी। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? बस कुछ नहीं, ऐसे ही बोला करेंगे करेंगे जांच। उसी दिन जी जैसे ही मैं जयपुर से आई उधर बैठी हिमाचल सदन में, मुझे बिठा दिए गया। फिर नड्डा जी ने बोला कि भाभी आप जाओ, मैं खुद जांच करूंगा, हम बैठे हैं यहाँ। नड्डा जी का नाम लिया उन्होंने और ये भी कह दिया कि उन्होंने कहा था कि भाभी जी आप जाइए, हम सब देख लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ ये भी जरा सुन लीजिएगा। फिर मुझे इस बात का भी बहुत दुख है जी, जैसे हम घर आए तो देखो जी इतने बड़े आदमी थे, एक मान सम्मान तो मिलना चाहिए था ना जी। तो उस टाइम भी कुछ नहीं, एक राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं मतलब ये कर सके लोग, तो और क्या करेंगे जी। सिटिंग एमपी के लिए राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं दिया गया था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उस बीजेपी के ऊपर तो बनता है कि आपकी ही सरकार थी, आपके ही एमपी थे और इसमें सीबीआई की जांच होना नितांत आवश्यक था।
और ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि ये जांच जो थी, ये भरोसे की जो कसौटी है उसको परखने वाली थी कि जो भरोसे के लिए कसौटी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर रखी गई है, क्या वो खरा काम करे या फिर खोटा। एक बार फिर थोड़ा सा विमल नेगी जी की मौत का और रामस्वरूप शर्मा जी की मौत का लिंक जो है, जो सेम टू सेम है, वो भी नजर आ रहा है। यानी परिवार के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को उठाना। क्या उम्मीद रखेंगे? तो आप सोचो 4 सालों में ना किसी पुलिस ने हमें पूछा, न किसी ने हमें पूछा, ना बताया। इस इंटरव्यू के दौरान चंपा जी बहुत सारी बातों पर भावुक होती भी नजर आई और अपने आंसू पोंछती हुई भी नजर आई। अब सवाल ये है कि इन आंसुओं के जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्था के लोग हैं उनके ऊपर ये जिम्मा जाता है कि आप जरा सोचिए कि आपकी वजहों से कितनी आंखें नम हैं, कितने गम हैं, लेकिन इसकी लिस्ट को देखेगा कौन? सीबीआई। सीबीआई जांच की मांग तो कर देते हैं। सीबीआई भी इतनी फ्री नहीं है कि हर मसले में आप उनको लपेटे में ले लें, और सीबीआई के ऊपर भी कई बार ऐसे आरोप लग जाते हैं कि जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हुई। आंटी, अब भी कोई उम्मीद है आपको इस चीज से? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे जी, कोई नहीं उम्मीद है इनसे। अभी मैं दिल्ली गई हुई थी दिसंबर में, तो मैंने बोला चलो फोन तो ले जाएं, तो बोले अभी जांच के लिए गए हुए हैं। आप बताओ, 4 साल से जांच में ही लगे हुए हैं फोन। यहाँ पर सीबीआई की जांच तो दूर की बात है, लेकिन एक और था जिसका जिक्र आंटी जी ने किया। उसमें क्या कहा? उसमें इन्होंने ये कहा कि जो मोबाइल था वो 4 साल से जांच के लिए रखा गया है और अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। और इसी तरह का एक और पहलू है पेन ड्राइव का, जो कि विमल नेगी जी की मौत के साथ जुड़ा हुआ है। खैर, चीजें बहुत सारी है। ये पुराना एक वीडियो था, लेकिन उन जख्मों पर एक नया नमक है जो आज की डेट में आम आदमी को महसूस हो रहा है कि हमारी जो आत्मा के जख्म है उसको इस पर छिड़का जा रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा वर्तमान में, जो पिछले कुछ दिनों का है। वर्तमान कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन जो हालिया हुआ है वो बात, क्योंकि विमल नेगी जी की मौत के लिए बीजेपी ने कितने कैंडल मार्च निकाले, कितने धरना प्रदर्शन किए। तब बीजेपी कहाँ थी जब इनकी सरकार थी? तब ये क्या मोमबत्तियां खत्म हो गई थी? तो क्या एक साधारण सवाल रहेगा एक साधारण नागरिक होने के नाते कि सहूलियत के लिए सियासत, ठीक है, सरकार आपके दावों के मुताबिक अंडर प्रेशर आई और उसने सीबीआई जांच के लिए अपनी हामी भर दी, क्योंकि दूसरी तरफ से माननीय अदालत का भी आदेश आ चुका था कि सीबीआई जांच करवाई जाए। आपके दौर में तो वहां तक बात ही नहीं पहुंची थी। ऐसा नहीं है कि सुखो सरकार इस मामले में बिल्कुल क्लीन चिट हासिल करके आगे बढ़ रही है, लेकिन जो पहले हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था? यहां पर सुखो सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट तो है कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिराई, कुछ जो फैसले थे वो भी लिए। आपके वक्त में ऐसे कितने फैसले हुए थे जब रामस्वरूप जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी? तब ये सियासत का हमाम है, और जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमाम वाली कहावत चित्रार्थ होती नजर आती है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि हम लोग किस पर भरोसा करें? बीजेपी ने क्या एक बार भी नहीं सोचा होगा कि पब्लिक सवाल करेगी कि जब आपके सिटिंग एमपी के साथ ऐसा हुआ था तब आपका रवैया ढुलमुल सा क्यों था, या फिर आप शांत क्यों थे? और अब अगर आप में इतनी जागरूकता, आपकी आत्मा इतनी जागृत हो चुकी है कि आप विमल नेगी जी की मौत पर सीबीआई जांच के लिए पूरे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर क्या माना जाए इसको? हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन जो हुआ है उसी का हवाला देते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हम हालात को परखें कि हमारे लिए, आम आदमी के लिए, क्या कोई ऐसी जांच होती है? क्या ऐसी दरिया दिली बीजेपी, कांग्रेस कभी उन लोगों के लिए भी दिखाती हैं जिनका कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं है? या फिर सहूलियत के लिहाज से किसी की भी मौत हो जाए, किसी की भी जांच करवा ली जाए, या कुछ भी हो जाए, तो वो जो मांगे हैं क्या वो सहूलियत के लिहाज से होनी चाहिए? जो आत्माएं चली गई
उनकी शांति का हक क्या उन आत्माओं का नहीं बनता? क्या सियासी शांति जरूरी है? क्या सियासी आत्मा को जो जरूरत है उसी को है कि वो शांत रहे? क्या ये जरूरी है कि किसी भी मुद्दे पर इतनी सियासत कर दी जाए कि आप अपना वक्त भूल जाए? सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी गलतियां की, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बीजेपी के वक्त में हुआ था क्या वो बेवक्त हुआ था। लेकिन वक्त बेवक्त की इस जंग में आम आदमी का वक्त कहां पे है, आम आदमी के सपने कहां पर है? यहां पर तो मौत से जुड़े हुए मुद्दों पर भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आता सिवाय सियासत के। थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस की जो लाइन लेंथ होती है ना दिमाग से, इसको थोड़ा सा साइड पे रख के एक इंसान होने के नाते, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जरूर सोचिएगा कि हम क्या ऐसी सियासत करने का मौका खुद देते हैं? क्या हम ऐसे मुद्दों पर जब चुप रहते हैं तो सियासतदानों को सियासत करने का मौका मिलता है? और हमें कब मौका मिलेगा अपनी आवाज बुलंद करने का? हमें कब मौका मिलेगा अपने सवाल उठाने का? हमें तो कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इन्हीं चीजों से अगर ये कहें कि वक्त नहीं मिलता है तो कोई गलत बात नहीं होगा। और ऐसे ही वक्त में अगर हमें मस्त रहने की आदत रहेगी तो बेवक्त ही हमारे हर सपने का कत्ल होगा, और सपनों का जो कत्ल होता है उसकी कोई सीबीआई जांच भी नहीं होती। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।